अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अरसलान एंड आज हम ये सीखेंगे कि एक एसे की आउटलाइन कैसे बनती है। एक एसे के टॉपिक को डिकोड कैसे किया जाता है ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। आफ्टर डिकोडिंग एन एसेज टॉपिक अब हमारे पास आउटलाइन कैसे क्राफ्ट होती है वो आ जाता है। बिफोर हम इस पे बात करें कि आउटलाइन के रूल्स क्या हैं या आउटलाइन एक अच्छी आउटलाइन कैसे बनती है, आई थिंक सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में है वो ये है कि इज़ इट कंपलसरी टू मेक एन आउटलाइन, स्पेशली जब हम शॉर्ट एसेज लिखते हैं लाइक असिस्टेंट का हो, तहसीलदार का हो या नायब तहसीलदार वगैरह का हो। कंपलसरी नहीं है कि आप आउटलाइन बनाएं। हाउएवर, मान लें कि दो स्टूडेंट हैं, एक आप हैं और एक आपका कंपटीशन है जो कि आपके साथ एग्जाम दे रहा है। आप दोनों ने सेम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं, आप दोनों की इंग्लिश अच्छी है एंड आपका जो स्कोर है वो लगभग सेम ही है, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, डिपेंडिंग ऑन योर ग्रामर, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैव आर्ग्यूड इन योर एसे। अब आपने अपनी आउटलाइन नहीं बनाई और दूसरे बच्चे ने आउटलाइन बना ली, तो बेशक उसको 1 या 2 मार्क्स ज़्यादा मिले लेकिन आपसे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट, बिकॉज ऑफ द ईज ही हैज़ प्रोवाइडेड टू द एग्जामिनर। क्योंकि जब आप ऐसे लिखना शुरू करते हैं आपकी जो आउटलाइन होती है वो एक ढांचा होता है जो कि एग्जामिनर को देखते ही बता देता है कि आप कितने पानी में हैं। अगर एक बच्चे ने आउटलाइन के अंदर जो हेडिंग्स मेंशन की हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके, वो वीक हैं, तो मुझे ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये एक एवरेज बच्चा है। अगर उसकी आउटलाइन के अंदर जो उसके आर्ग्यूमेंट्स का वेटेज है, द वे ही हैज़ रिटन दोज हेडिंग्स, या उसके साथ अगर उसने कोई फैक्ट वगैरह डाला है, सो आई विल नो कि हाँ इस बच्चे का जो आगे ऐसे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आउटलाइन इवन दो कंपलसरी नहीं है लेकिन बनानी लाजमी है अगर आपने ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि आउटलाइन के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। अब ये तो हम सबको पता है कि आउटलाइन होती क्या है, हमने हमारे डिकोड जब हम एसए का टॉपिक कर रहे थे तो भी हमने बताया था कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ये हमारी प्राइमरी हेडिंग्स हैं, ये तो हमेशा रहेंगी। जो बीच की हेडिंग्स होती हैं वो चेंज होती हैं डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। अब हम बात कर रहे हैं उन हेडिंग्स की जो कि चेंज हो सकती हैं, ठीक है, जिनमें हमारी प्राइमरी भी होंगी और सेकेंडरी भी होंगी। तो उन हेडिंग्स में सबसे पहली चीज जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा आउटलाइन का वो पैरेलल होना चाहिए। अब व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से कि पैरेलल स्ट्रक्चर इन द आउटलाइन हेडिंग्स। देखें, जब आप अपनी प्राइमरी या सेकेंडरी हेडिंग्स बना रहे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा भी है, तो अब हमारे पास हेडिंग्स लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक हमारे पास होता है वर्ड, जैसे ये है डिफॉरेस्टेशन, एक हमारे पास ये सेंटेंस होता है और एक हमारे पास फ्रेज होता है। इन्हीं 3 चीज़ों में हम अपनी आउटलाइन की हेडिंग्स को बनाते हैं। अच्छा, अब अगर मैंने अपनी आउटलाइन लिखनी हो एंड आउटलाइन लिखते हुए मैंने ये किया कि मैंने पहले एक वर्ड लिख लिया, जैसे मैंने यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन लिखा हुआ है, उसके बाद दूसरी हेडिंग में मैंने ये किया कि इंडस्ट्रियल एमिशंस रिलीज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ गैसेस हार्मिंग द एटमॉस्फेयर। अब ये एक सेंटेंस है ये मेरी हेडिंग ही, लेकिन मैंने सेंटेंस की फॉर्म में लिख दी। थर्ड हेडिंग मैंने क्या की कि मैंने फेयर शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफस्टॉक को एज अ फ्रेज लिख दिया। अब ये तीनों तरीके ऑन इट्स ओन ठीक हैं, ठीक है, लेकिन अगर 3 हेडिंग्स में मेरी एक वर्ड है, एक फ्रेज है और एक सेंटेंस है, तो आपने इस तरीके से अपनी आउटलाइन नहीं बनानी। इसको अगर हमने ठीक करना हो तो हम कैसे करेंगे? मान लें हमने सिर्फ वर्ड्स के साथ आउटलाइन बनानी है, आप कहेंगे कि सर मैंने फ्रेजेस नहीं लिखने, मुझे नहीं लिखने आते प्रॉपरली, मैं सेंटेंस नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकता, सो मैं क्या करूंगा, मैं वर्ड्स लिख दूंगा। वर्ड्स लिखना ऑन इट्स ओन गलत नहीं होता, लेकिन अगर आपने पहला, यानी कि ये हमने जो अपनी सब हेडिंग है या यहाँ पे जो है वो कॉजेज सिर्फ हम लिख लेते, इसको भी अगर हम मिटा देते, सिर्फ हमने कॉजेज लिख दी, ठीक है, और उसके बाद हमने कहा डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। अब ये हमारे पास कॉजेज हैं, लेकिन हैं ये वर्ड्स में। अब ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है, इनमें ना फ्रेजेस हैं ना सेंटेंसेस हैं। तो अगर आप अपनी पहली जो हेडिंग है उसको एज अ वर्ड यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि बाकी की सारी हेडिंग्स भी आपकी वर्ड में ही रहें। अगर आपने पहली हेडिंग के लिए फ्रेज यूज किया है तो कोशिश करें कि बाकी सबके लिए भी फ्रेज ही यूज करें। हाउएवर,
प्रेफरेबल ये है कि आप इस फ्रेज स्टाइल के अंदर जो है वो अपनी हेडिंग्स लिखा करें। इससे बात ये होती है कि क्लियर हो जाती है। सेंटेंस लिखने का इसलिए मैं मना करता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपको पंक्चुएशन देनी पड़ती है, एंड पंक्चुएशन का सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे बच्चों को कॉमा, फुल स्टॉप और इसका प्रॉपर यूजेज नहीं आता। तो इस वजह से वर्ड्स यूज कर लें या फ्रेजेस यूज कर लें। फ्रेजेस के अंदर आपको जो है वो लास्ट में इवन फुल स्टॉप भी नहीं देना पड़ता। थर्ड थिंग, व्हाइल राइटिंग एन आउटलाइन ऑफ एन एसे, हमेशा याद रखें आउटलाइन को कभी भी अपने एसे लिखने से पहले आपने नहीं लिखना। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आप क्या करते हैं कि आपके पास जो आंसर शीट होती है, आप लास्ट पेज ओपन करते हैं और उसके ऊपर जाके आप एक बड़ी सी हेडिंग देते हैं। किस चीज़ की? रफ वर्क की। एग्जामिनर को पता चल जाता है कि यहाँ पे इसने जो भी चीज़ लिखी है उसका इसके पेपर से कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्टली उसके मार्क्स वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि आपने ऊपर रफ वर्क ऑलरेडी मेंशन कर दिया। अब उसके नीचे आप क्या करते हैं कि आप अपना टॉपिक लिखते हैं और उसको ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म मींस सिंपली कि आप देखते हैं कि मुझे क्या क्या चीज़ें इस पे याद है, कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो मैं लिख सकता हूँ, इसकी हेडिंग्स क्या बन सकती हैं, उसने मुझसे पूछा क्या है, क्या चीज़ रेलेवेंट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा रेलेवेंट है। स्पेशली जब हम शॉर्ट टॉपिक्स लिखते हैं, जैसे कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज है, अब 300 नंबर का आ गया, तो मैं जितना मर्जी से खींच लूँ 6 हेडिंग से ज़्यादा तो मैं नहीं लिख सकता। तो आप क्या करते हैं, आप वेटेज देखते हैं ऑफ ईच आर्ग्यूमेंट कि इस आर्ग्यूमेंट का वेटेज कितना है। उसके बाद व्हाट यू डू इज कि आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि इसको मैं इसके ऊपर रखूंगा, इसको मैं इसके नीचे रखूंगा, एंड मैं ये वाले स्किप कर दूंगा एंड इनको मैं लिख लूंगा। अब ये सारी जब आप प्रैक्टिस से खुद को गुजार रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली रफ वर्क के अंदर आपके पास एक आउटलाइन मौजूद होती है। उस आउटलाइन को देखते हुए आप क्या करते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करते हैं एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग योर पैराग्राफ्स। नाउ मान लें कि जब आपने ब्रेनस्टॉर्म किया एज अ ह्यूमन बीइंग, स्पेशली जब आप एग्जाम के प्रेशर को हैंडल कर रहे होते हैं तो समटाइम्स आपके माइंड से कुछ अच्छी चीजें स्किप हो जाती हैं। अगर आपने पहले से ही अपनी एक नीट एंड क्लीन आउटलाइन बना दी हुई, अब उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते आप, उसके अंदर फिर आपको काटना पड़ेगा। काटना इज नॉट रॉन्ग, बट ये है कि इंप्रेशन जो है वो अच्छा नहीं पड़ता। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर होल एसे, कंक्लूजन आपने लिख दिया, उसके बाद उस सीक्वेंस के हिसाब से आप जो है वो अपनी आउटलाइन बिल्ड कर लें। इससे ये होगा कि एक आपका इंप्रेशन ठीक रहेगा। दूसरा, मान लें आपके पास टाइम ज्यादा है, आपने ऐसे लिखना स्टार्ट किया, आपने पहले 5 हेडिंग्स लिखनी थी, अब आपको ये लगा कि नहीं यार मेरे पास 10 मिनट और है, मैं एक और हेडिंग लिख सकता हूँ, तो आप वो हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही आउटलाइन बना के कंक्लूजन के साथ अपनी हेडिंग एंड कर दी, तो आपके पास ये जो प्रिविलेज होगा, ये जो स्पेस होगा, वो भी एंड हो जाएगा। ठीक है, सो हमेशा कोशिश करें पहले एसे लिखें फिर आउटलाइन बनाएं। फोर्थ थिंग, व्हाइल राइटिंग एन एसे, याद रखें कि आपकी ईच हेडिंग प्रेजेंट इन योर आउटलाइन ट्रांसलेट्स इनटू अ पैराग्राफ। ये जो आपकी स्पेशली ये एक, ये दो एंड ये थर्ड, इस हर एक हेडिंग के ऊपर एक स्पेसिफिक पैराग्राफ बनेगा। ये एक आइडिया है। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे तो 3 हेडिंग्स मेंशन की हैं, लेकिन जब एग्जामिनर ऐसे चेक करता है तो वो देखता है कि आपने एक इंट्रोडक्शन लिखा है, उसके बाद आपने एक डिफॉरेस्टेशन की हेडिंग दी है और उसके बाद आपने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट को मिक्स कर दिया है। अब अगेन मसला बच्चों को ये आता है कि व्हाट दे डू इज कि वो एक हेडिंग लिख लेते हैं, या मान लें हमारे पास यहाँ पे 5-6 हेडिंग्स हो, तो उन्होंने 2 हेडिंग्स लिख ली, 3 हेडिंग्स लिख ली, उसके बाद देखा कि हमारे पास टाइम नहीं है। नाउ वो क्या करते हैं कि वो 2 से 3 हेडिंग्स को मर्ज कर देते हैं। अगेन ये रॉन्ग है, इसके मार्क्स कटते हैं। हेडिंग्स को मर्ज करना, स्पेशली 1 या 2 हेडिंग्स को, वो सिर्फ तब होता है कि अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, एंड अगेन उसके ऊपर हम पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे बात कर चुके हैं कि अगर आपने आउटलाइन पहले बनाई ही नहीं है तो आप कंस्ट्रेंट नहीं है कि आप जो है वो एक और हेडिंग लिखें ही लिखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है यू कैन स्किप इट। ठीक है, आपने जो लिख ली है उसके बाद अपना कंक्लूजन दें एंड बात एंड कर दें। गेटिंग? सो ये सिंपल सी बात याद रखें कि जो भी मैंने अपनी सब हेडिंग, प्राइमरी हेडिंग हो या सब हेडिंग हो, जो मैंने अपने आउटलाइन के अंदर मेंशन की है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट पैराग्राफ जो है वो लाजमी बनाऊंगा। अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो अगेन मेरे मार्क्स कटेंगे। फिफ्थ, आउटलाइन मस्ट ऑलवेज बी इन टैंडम विद द एसे। व्हाट डज दिस मीन? अच्छा, अब हमने यहाँ पे बात की कि जैसे ये हमारे पास ए डिफॉरेस्टेशन है तो हम ऐसे लिख रहे हैं। अब अगर आउटलाइन में मैंने ये चीज लिखी है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स सबसे पहली हेडिंग होती है, दूसरी हेडिंग यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है,
कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज है। लेकिन अगर आउटलाइन में मैंने ये बात मेंशन की है कि पहला पैराग्राफ मैंने डिफॉरेस्टेशन पे लिखना है एंड उसकी जगह मैं करता ये हूँ कि मैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर लिख देता हूँ, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ आउटलाइन है वो मैच नहीं करेगा मेरा सीक्वेंस ऑफ पैराग्राफ इन द एसे, एंड इस चीज के भी आपके मार्क्स कटेंगे। द रीजन हम हेडिंग्स नहीं देते अपने एसे के अंदर वो इसीलिए क्योंकि आउटलाइन के अंदर हमने ऑलरेडी अपना सीक्वेंस, अपनी हेडिंग, हमने कौन सा आइडिया डिस्कस करना है ये मेंशन किया होता है। अगर आप उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप एसे नहीं लिख रहे। ठीक है, इस चीज का लाजमी ख्याल रखें। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये आपको जो है ना मार्क्स लूज करवा देती है। अगेन, अगर आपने पहले अपना एसे लिखा होगा एंड उस एसे के सीक्वेंस को देख के आप अपनी आउटलाइन लिखेंगे तो ये वाला भी मसला आपको पेश नहीं आएगा। नाउ लास्ट थिंग, राइटिंग थीसिस एंड फैक्ट्स इन दी आउटलाइन, कि सर हम थीसिस पहले लिखें या ना लिखें। लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको आदिल रियाज गोंदल साहब का एसे दिखाया था तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उन्होंने क्या किया था कि अपने जितने भी आइडियाज़ थे, फैक्ट्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स जो उन्होंने आउटलाइन लिखी थी और थीसिस स्टेटमेंट वो इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया था। ठीक है, जब उन्होंने आउटलाइन बनाई थी, सॉरी नॉट इंट्रोडक्शन, आउटलाइन जब उन्होंने बनाई थी। अब एज अ बिगिनर और एज समवन जो के असिस्टेंट में या तहसीलदार वगैरह में अपेयर हो रहे हैं, उसको मैं ये कहूँगा कि देखें आप जो है वो टॉपर नहीं है सीएसएस के, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि इवन दो थीसिस लिखना या फैक्ट्स लिखना ये परमिजिबल है, ये कहीं ना कहीं आपके आर्गुमेंट्स के वेटेज को शो करता है कि हाँ इस बच्चे ने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं, जो फैक्ट्स दिए हैं वो बड़े काबिल कबूल हैं, वो बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। लेकिन अगर आपने गलती कर दी, अगर आपने थीसिस अपना गलत लिखा हुआ, तो जो इम्प्रेशन होगा वो तो बुरा पड़ेगा ही। देयर इज़ अ हाई चांस कि आपके उन फैक्ट्स को देख के, आपकी उस थीसिस को देख के एग्जामिनर अपना माइंड पहले से ही बना ले कि इस बच्चे को तो मैंने फेल ही करना है। थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर सोली आप कभी भी पास नहीं होते, लेकिन देयर इज हाई चांस कि आप फेल हो जाओ। ठीक है, स्पेशली अगर आपने आइडिया ही गलत लिया है। ये तो बहुत इजी टॉपिक है। समटाइम्स जब हमारे पास मुश्किल टॉपिक्स आते हैं तो उसके अंदर जो थीसिस होता है वो हमारे बच्चे प्रॉपरली नहीं लिखते। सो उससे होता ये है कि एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि ये तो नौसिखिया है एंड वो पहले से ही अपना माइंड बना लेते कि मैंने इसे फेल करना है। थर्ड थिंग, फैक्ट्स और थीसिस को अवॉइड क्यों करना है, वो इसलिए कि आपने जब अपना रफ वर्क किया एंड रफ वर्क के ऊपर आपने आइडियाज एक दफा लिखे, आपने अपना थीसिस एक दफा लिख दिया। ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली नीट अपना थीसिस लिखते हो। अब आपने मान ले 2 मिनट लिए एंड आपने अपने फैक्ट्स एंड थीसिस लिख लिया। उसके बाद आप ये करते हैं कि आउटलाइन के अंदर आपने दोबारा अपना थीसिस लिखा, फिर आपने फैक्ट्स लिखे, ये 2 मिनट आपके और चले गए, 3 मिनट चले गए। फिर आप जब अपना एसे लिख रहे हैं उसके अंदर अगेन थीसिस तो आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में, तो फिर आप क्या करेंगे कि फिर से थीसिस लिखेंगे, फिर से इंट्रोडक्शन लिखेंगे। When you have such low time एंड इतना ज़्यादा एग्जाम का प्रेशर होता है तो आप अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हैं, आप इसे स्किप कर दें। एग्जामिनर कभी भी आपके इस चीज़ पे मार्क्स नहीं काटेगा कि आपने थीसिस नहीं लिखा। देयर आर सीएसएस टॉपर्स जो ये कहते हैं कि यार हमने नहीं लिखा। ठीक है, लोग तो इवन आउटलाइंस भी नहीं बनाते आपके असिस्टेंट या तहसीलदार के पेपर में एंड दे स्टिल पास। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि अगर आप रेलेवेंट हैं, अगर आप रेलेवेंट नहीं हैं तब तो आप रेस में ही नहीं है, लेकिन अगर आप रेलेवेंट हैं तो फिर आप अपने कंपटीशन से ज़्यादा मार्क्स कैसे अवेल कर सकते हैं। तो अगर आपने वो करना है तो आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ग्रुप में मैं सर शाहजेब की जो इवेल्युएटेड आउटलाइंस हैं उनको सेंड भी कर दूंगा। ये सारी जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं ये आप उनको अप्लाई करें। इवन दो उसके अंदर कुछ एडवांस चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी जो कि मैंने मेंशन नहीं की क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप बड़े बेसिक लेवल पे इससे सीख रहे हैं। तो उसका ये होगा कि आप ये सारी चीज़ें पढ़ लें एंड उसके बाद उन हेडिंग्स को, उन आउटलाइंस को देख के एनालाइज करें कि आज जो हमने जो कुछ पढ़ा है क्या वो एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो सो फील फ्री टू मैसेज मी एट द गिवन नंबर या फिर ग्रुप में डायरेक्टली पूछ लें एंड आई विल ट्राई कि आपको जो है वो आपका आंसर मिल जाए। थैंक यू।